हेलो, जय हिंद दोस्तों। और देखिए आज का सेशन आपका बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम करने वाले हैं आर्मी जी के स्पेशल में भौतिक विज्ञान के टॉप 50 प्रश्न। और ये सभी के सभी प्रश्न जो होंगे ये आपके वन लाइनर होंगे। इसमें मैंने ऑप्शन प्रिपेयर नहीं किए, जिससे हम कम समय के अंदर 50 प्रश्न डिस्कस कर लेंगे। और सभी के सभी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके आर्मी जी के का लेवल है। ठीक है, तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करूँगा सेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। तो ये है आपके पास वन लाइनर क्वेश्चन और हम फटाफट से सभी के सभी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको वीडियो पूरा देखना है। और देखिएगा इसके अंदर मैंने थोड़े से क्वेश्चन चेंज भी किए हैं बीच में। बिल्कुल सारे आपके आर्मी जेडी के एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन हैं। ओके, तो पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो क्या करेंगे आप? राइट आंसर जूल करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो देखिएगा आपको पता होना चाहिए, प्रकाश वर्ष से हम दूरी मापते हैं, दूरी का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ल्यूमेन जो है वह ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी जो है वो रेडियो एक्टिविटी धर्मिता की इकाई का नाम है। और देखिएगा यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी धर्मिता की हम बात करेंगे तो इसकी खोज की थी हेनरी बैकरल ने। ठीक है, क्यूरी से मैडम क्यूरी मत करना, हेनरी बैकरल ने इसकी खोज की थी। इसके साथ अगर हम बात करेंगे रेडियम की, यहाँ पे आपको चीज़ ध्यान रखनी है, रेडियम की खोज जो है वो मैडम क्यूरी ने की थी। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग है, इसमें आप कन्फ्यूज होते हो। रेडियो एक्टिविटी धर्मिता की खोज की थी हेनरी बैकरल ने, रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा ये आपके लिए। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नहीं है इसमें, सॉरी, द्रव्यमान। ठीक है, ऑप्शन इसलिए ऐड नहीं किया ताकि आपको ज़्यादा समय ना लगे। वीडियो आपको कंप्लीट देखना है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने चेंज भी किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो जल में तैरना न्यूटन की तृतीय गति के कारण संभव है। और देखिएगा तृतीय नियम क्या कहता है? ये कहता है क्रिया के साथ प्रतिक्रिया। ठीक है, यानी कि अगर आप आगे कोई फोर्स लगाएंगे तो वो पीछे भी फोर्स देगी। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया, जैसे रॉकेट का उड़ना, ठीक है, पानी में तैरना, ये सभी जो है न्यूटन की तृतीय नियम के अनुसार हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो रॉकेट की कार्यप्रणाली क्या है? संवेग संरक्षण पर काम करती है। ये आपको ध्यान रखना है, रॉकेट का उड़ना संवेग संरक्षण कहलाता है। और ये भी न्यूटन का तृतीय नियम भी इसके अंदर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि अश्व एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का क्या कारण होगा? तो आपके पास अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है? विश्राम जड़त्व। और विश्राम जड़त्व क्यों होगा? मान लीजिए कोई चीज़ एक जगह रुकी हुई है, ठीक है, कोई चीज़ एक जगह रुकी हुई है और एकदम से चलना शुरू कर दे तो वो गिर भी सकती है ना? तो उसको बोलते हैं हम विश्राम जड़त्व। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9, कालीन की सफाई के लिए यदि उसी छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपके लिए। तो ये रहेगा गति का पहला नियम। और ये सभी के सभी प्रश्न मैंने आपके ल्यूशन की किताब से लिए हैं। तो आपको पता है ल्यूशन की किताब से बाहर आपका पेपर नहीं जाता है, तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न नंबर 10 है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? और ये प्रश्न आपके जीडी के एग्ज़ाम में आया हुआ है कि अगर किसी बर्फ़ को पानी में डुबाया जाए तो बर्फ़ का कितना हिस्सा पानी से ऊपर रहता है? तो क्या आंसर होगा? बर्फ़ का 1/10 हिस्सा जो है, 1/10 हिस्सा पानी से ऊपर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए किसका उत्पादन होता है? और ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, क्या आंसर देंगे आप? प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? ये भी प्रश्न आपके आर्मी जेडी के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो ये क्या होगा? पास्कल का नियम। ऑप्शन इसका नहीं है यहाँ पे। और देखिएगा इसमें जितने भी प्रश्न हैं मोस्टली आपके जीडी के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। 50 में से 40 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर के हैं और 10 प्रश्न मैंने यहाँ पे नए ऐड किए हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है।
और ये ऐड इसलिए किए हैं ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में आ सकें, आपकी थोड़ी सी नॉलेज इंक्रीज़ हो। आप लोग क्या करते हो, आप बस पुराने क्वेश्चन रटे जा रहे हो, रटे जा रहे हो, रटे जा रहे हो, कुछ भी नया क्वेश्चन मिलेगा तो आपसे नहीं होगा वो, ठीक है। और आपको पता है, आप एक एक नंबर का स्ट्रगल है आपके एग्ज़ाम में, बहुत सारे बच्चों को बहुत अधिक टाइम मिल गया है प्रिपरेशन करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें राइट आंसर होगा आपका अपकेंद्रीय बल। इसके साथ साथ एक होती है आपकी वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन भी क्या काम करती है? वॉशिंग मशीन भी अपकेंद्रीय बल का एक उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? तो देखिए, जेट इंजन हो गया, अभी इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, वो था आपका उसका रॉकेट था, ठीक है। तो ये जेट इंजन है रैखिक संवेग पर, ध्यान रखेंगे आप, अलग अलग हैं। क्वेश्चन नंबर है 15। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो यहाँ पे क्या आंसर होगा आपका 36,000 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? और ये भी प्रश्न आपके आर्मी के प्रत्येक एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो इसका राइट आंसर आप क्या करेंगे? 1/6 करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो किस कारण से हो जाता है जी? तो वो हो जाता है पृष्ठ तनाव से, राइट। क्वेश्चन नंबर 18 है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो क्या आंसर देंगे आप? इसका भी आंसर देंगे आप पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर है? तो ये कौन सा होता है? यह होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत आपको पता होगा, जल के प्लवन नियम से संबंधित है, जल के प्लवन नियम से संबंधित है, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल आता है आपका पृष्ठ तनाव का, कि पानी में जो है सुई तैरती है, तो वो किस कारण तैरती है? यहाँ पर तो सुई डूब जाती है, लोहे की सुई, बट अगर सुई कभी पानी में तैरे तो इसका मतलब क्या होगा कि पानी में पृष्ठ तनाव ज़्यादा है, तो वो भी पृष्ठ तनाव के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? जो कि अभी बता चुका हूँ, प्लवन के नियम से संबंधित है। पानी में तैरना इसी नियम के कारण संभव होता है। 21, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? 22, कौन सा 1 केजी द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है? और देखिएगा, 1 केजी द्रव्यमान होता है इज़ इक्वल टू, उसका गुरुत्वाकर्षण में आपको मान बताना है, तो वो क्या होता है? 9.8 न्यूटन। ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 है, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट, राइट। क्वेश्चन नंबर 24, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? और ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, तो किस कारण से तैरती है ये आपको पता होना चाहिए। ये तैरती है पृष्ठ तनाव के कारण। उम्मीद करूँगा सेशन आपको हेल्पफुल लग रहा होगा। और देखिए, सभी प्रश्न जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। और आपको क्या करना है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप जाइए टेलीग्राम पे, वहाँ पे मैंने ये PDF डाल दिया है, आप वहाँ से ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, 25, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि यह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? कि गेंद को हम किस डिग्री कोण पर फेंके कि वो गेंद बहुत दूर चली जाए? तो 45 डिग्री करेक्ट होगा। 26 है, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। 27 है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वे अधिकतम दूरी तय कर सके? तो बिल्कुल सेम प्रश्न है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज यहाँ पे चेंज की है हमने। तो देखिए, कोई भी वस्तु को अगर हम 35 डिग्री के एंगल से फेंकेंगे तो वो बहुत दूरी तय करेगी। इसके अलावा अगर हम किसी और एंगल से मारेंगे तो उतनी दूरी तय नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ पे 36 से 35 डिग्री का कोण। नेक्स्ट है,
और देखिएगा, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया हमारे इस प्रयास के लिए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। 28 क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो किसने दिया था भाई? तो ये दिया था रमफोर्ड ने। 29 किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? और देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके कलर के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कलर के एग्ज़ाम में एक बार आया था, आई थिंक 2016 में, ठीक है। उसके बाद अभी तक नहीं आया, पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और अगर क्लर्क में आया है तो आपके जेडी और ट्रेड्समैन में भी आ सकता है। और आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपके एग्ज़ाम का लेवल अब बहुत ज़्यादा ऊपर हो चुका है। आपको इस वीडियो में जितने भी नए क्वेश्चन मिलेंगे आप उनको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं या फिर उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके एग्ज़ाम का लेवल बढ़ गया है, आपको अब कुछ भी छोड़कर नहीं जाना है। और दूसरी बात, इसके लिए मैंने आपको पीडीएफ का लिंक भी दिया है, वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, नो टेंशन। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? ठीक है, भाप इंजन की बात कर रहे हैं तो बोलते हैं कि बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, राइट। 31 है, ताप युग्म मापी किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिएगा, ताप युग्म मापी जो होता है वो होता है सीबेक के प्रभाव पर, ठीक है, सीबेक इफेक्ट पर आधारित है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपने पढ़े भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, पूर्ण विकिरण उत्तम मापी किस सिद्धांत पर आधारित है? अब देखिएगा, पूर्ण विकिरण उत्तम मापी क्या होता है? ये होता है उच्च ताप मापने के लिए। उच्च ताप मापने के लिए आपने एक यंत्र पढ़ा होगा, पायरोमीटर, है ना, पायरोमीटर। तो ये वही है, ठीक है, उसी से मिलता जुलता यंत्र है। और ये पूर्ण विकिरण उत्तम मापी इसी को बोलते हैं। इस यंत्र से भी हम बहुत अधिक ज़्यादा ताप माप सकते हैं। तो ये स्टीफन के नियम पर आधारित है। आगे इसके ऊपर हम 1-2 क्वेश्चन और करेंगे कि दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? तो हमने भी डिस्कस किया है, ये मापते हैं पूर्ण विकिरण उत्तम मापी के द्वारा। तो बहुत अधिक ताप मापने के लिए इसका यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो देखिए, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की बात कर रहे हैं कि कितना तापमान हम करें कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में एक समान हो। सभी को आंसर पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा? -40 डिग्री। आपको बस ये एक वीडियो एक बार देख जाना है, ठीक है, ताकि आपके माइंड में ये क्वेश्चन सारे फंसे रहें। 35 है, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? तो देखिए, 0 डिग्री पर बर्फ़ जम जाती है, फ़ारेनहाइट में ये होता है 32 डिग्री, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे 36 कि मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? तो कितना होगा? 37 डिग्री। 37 है, अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बहुत ही कम समय के जो बहुत ही छोटे छोटे पार्ट होते हैं ना समय के, यानी कि बोलते हैं छोटे छोटे पल, उनको सही मापने के लिए हम परमाणु घड़ियों का प्रयोग करते हैं। आपके सभी प्रश्न लूसेंट से हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री है तो उसका तापमान फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो देखिए, ये तो एक फॉर्मूला होता है इसको सॉल्व करने का, इसका होगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये आपके आर्मी क्लर्क में आया था, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया था, तो मैंने ऐसा ही लिया है। क्वेश्चन नंबर 39 है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? अब इसमें भी आपके कुछ डाउट होते हैं। तो देखिएगा, पानी का घनत्व की बात करेंगे तो वो 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिक होगा। और 4 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम बात करेंगे इसके आयतन की, तो आयतन कम होता है और घनत्व अधिक होता है। ये दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, इसलिए आपके प्रश्न गलत हो जाते हैं, आप इनको ध्यान से नहीं पढ़ते। पानी का घनत्व अधिक होगा 4 डिग्री सेल्सियस पे, बट आयतन कम होगा। नेक्स्ट है 40 कि साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? तो गर्मी के कारण ट्यूबें फट जाती हैं। बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, गर्मी में क्यों फटते हैं कि गर्मियों के कारण उसके अंदर भाप अधिक हो जाता है, दाब भी बढ़ जाता है, इसलिए वो फट जाती हैं। 41 है, किस झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है? झील के अंदर स्थल में जल का क्या तापमान होगा?
तो आपने देखा होगा अगर ऊपर झील का पानी जम जाए फिर भी जल के जो नीचे जो जल होगा वो उसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझने वाला प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। 42 है यहाँ पे, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते। तो देखिएगा चालन इसका राइट आंसर होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते। 43 द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस द्वारा होता है। तो द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है 44 है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस कारण से संचार से माध्यम आती है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज किया कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किस माध्यम से आता है। तो क्या आंसर करना है आपको, विकिरण। वेरी सिंपल प्रश्न है। 45 है, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो सूर्य का प्रकाश कोई आता है तो उसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो कहीं भी नहीं टकराता। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, विकिरण। ठीक है। 46 देखते हैं कि ऊष्मा संचरण की वह स्थिति जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते कौन सी है। तो वो भी क्या होगा, विकिरण होगा। ठीक है, विकिरण के लिए ऊष्मा को आपको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, आप डायरेक्ट भी प्रकाश ले जा सकते हैं, प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। 47 है, आणविक संघटन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। तो आणविक संघटन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है। 48 है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है। तो सूर्य किरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है। तो वो करती है अवरक्त किरणें। क्वेश्चन नंबर 49 है, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा उचित है। तो आपने देखा होगा ऊपर सफ़ेद होता है और नीचे काला रंग होता है। ठीक है, ऊपर सफ़ेद क्यों होता है, क्योंकि सफ़ेद रंग जो है वो प्रकाश का शोषक नहीं होता, काला रंग जो है वो प्रकाश को सोख लेता है, इसलिए हम काला रंग नीचे करेंगे और सफ़ेद रंग ऊपर करेंगे। परंतु आजकल के छाते बनते हैं उसमें काला रंग ऊपर भी होता है। 50 है, किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लक्स की दीवारों पर कलई की जाती है। तो किस विधि से, विकिरण विधि से। तो यहाँ पर देखिएगा 40 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं आपके प्रीवियस ईयर के। 10 प्रश्न का मैंने थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है, 10 प्रश्न नए इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज का वीडियो समाप्त होता है। आपको बताना है आपको वीडियो कैसा लगा है, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना हमारे इस प्रयास के लिए। अगर आपको चाहिए कि मैं 50 प्रश्नों का वीडियो लेके आऊँ ऐसे ही वन लाइनर, तो मैं ऐसे वीडियो लेके आऊँगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं MCQ क्विज़ में वीडियो लेके आऊँ तो आपकी वीडियो जो है वो क्विज़ में आएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच दोस्तों।